नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रीतेश सर आपका इस जीएस मेंटरशिप यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में कि शुरुआत का संवैधानिक विकास हम जो आपसे मुखातिब हुए हैं वो पूर्णतः जो है एक हम लोग पूरी श्रृंखला लाएंगे लुसेंट का खास करके स्पेशल। और हम आपसे 2 मिनट लेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। तो हम आपका स्टार्ट करेंगे फुल्ली लुसेंट को लेकर के हम लोग टारगेट रखे हैं कि जो भी चीज़ उसमें दी गई है हम आपका पूरा का पूरा कवर करेंगे और प्रत्येक टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे आज यदि हम आपसे संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं तो संवैधानिक विकास हम आपको पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। और संवैधानिक विकास पूरा करवाने के पश्चात अभी तक बिहार के एग्जाम में क्या क्या पूछे जा चुके हैं, जैसे बीएसएससी से यदि क्वेश्चन बीएसएससी के एग्जाम में संवैधानिक विकास से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर बिहार दरोगा के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर बीपीएससी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम एक चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के बाद हम आपका एमसीक्यू करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा और इस पूरे वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आपका कि संवैधानिक विकास सबसे पहले क्या है कि हम लोग बुनियादी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, एकदम शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें हल्की लगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक विकास होता क्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो संवैधानिक विकास जैसे देख लीजिए क्या आता है कि ये इसको यदि आप इसका संविधान ये जो है संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आता है कि संविधान का विकास, संवैधानिक विकास, इसका मतलब है कि आपका जो अभी का जो हमारा संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को जो बन करके तैयार हुआ था, 26 कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसको हम लोग लागू कब किए गए थे, हम लोगों के द्वारा लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमारा जो संविधान का जो जर्नी रहा, इसकी जब पहली बैठक आप पढ़े होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये अंतिम रूप से ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये जो जर्नी हुई थी क्या वाकई 9 दिसंबर से ही आरंभ हुई थी या फिर इसके पीछे एक लंबी कहानी रही थी। तो वही एक हमारा का एक संवैधानिक विकास का मतलब आखिर आज का जो हमारा संविधान है इसकी एक अंतिम परिणति जो आज हम जिस रूप में संविधान को देख रहे हैं, हमारा ये विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एकदम टू द पॉइंट हम आपसे चर्चा करेंगे, समझाते चलेंगे, बस आपको बने रहना है। क्या है कि संवैधानिक विकास सबसे पहले 1773। अब थोड़ी सी समझ लीजिए कि संविधान होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। संविधान क्या होता है कि नियम एवं कानूनों का संग्रह, क्या कहलाता है आपका, संविधान कहलाता है। जैसे आप यदि मान चलिए किसी संस्थान में पढ़ रहे होंगे तो उस संस्थान की भी कुछ अपनी जो है रूल रेगुलेशन होगा कि आपको 9 बजे आना है और मान के चलिए कि 11 बजे आपकी छुट्टी होगी। तो इसका साफ आशय क्या है कि वहाँ का एक अपना कानून है, वहाँ की अपनी एक व्यवस्था है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी नियम उसके अपने हैं। मान चलिए कि वहाँ आपको 2 घंटे के अंतराल में 2 क्लास दी जाएगी मैथ्स की और पॉलिटी की, तो उसका एक अपना नियम है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी राज्य हो, राष्ट्र हो, समाज हो, सबका अपना अपना नियम होता है। तो नियम एवं कानूनों का संग्रह जो है वो संविधान कहलाता है। तो किसी भी राष्ट्र को जो है संतुलित रूप से चलाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था में लाने के लिए प्रत्येक देश का एक अपना संविधान होता है। तो वही हुआ कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि नियम एवं कानूनों का जो संग्रह है वो क्या होता है, संविधान आपका कहलाता है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसकी जो है नींव कैसे पड़ी, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप जानते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटेन की महारानी के द्वारा इन्हें 31 दिसंबर सन 1600 को इसको एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इसको मान्यता दी गई थी कि आप जाइए, वहां की महारानी बोली थी आप जाइए, हम आपको विशेषाधिकार देते हैं कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। यानी चूंकि ब्रिटेन को आप देखिएगा पश्चिम की तरफ है हम लोगों की अपेक्षा, और हम लोग इसके किधर है, पूर्व है। तो ब्रिटेन की महारानी एक घोषणा पत्र जारी की थी 31 दिसंबर सन 1600 को, बोला था कि आप जाइए अब व्यापार कीजिए। कहाँ, तो पूर्वी देशों में। हम लोग की जो स्थिति है वो पूर्वी देशों में है सापेक्ष क्या, ब्रिटेन के तुलना में। तो बोला कि जाइए आप व्यापार कीजिए। एक व्यापारिक कंपनी से शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जान रहे होंगे कि ये लगातार जो है
भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाते लड़वाते क्या हुई थी, धीरे धीरे ये क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई थी। अब एक व्यापारिक कंपनी अब एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रही थी। क्षेत्रीय शक्ति कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे क्या है कि इसका एक अपना साम्राज्य फैल रहा था। अब बंगाल पे अधिकार कर लिया था, वहां अपना शासन संचालन आरंभ करने लगा था। हम इस पे बाद में आएंगे, पहले आप इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। आप देखेंगे कि अभी हम आपसे चर्चा किए हैं 31 दिसंबर सन 1600 को एक घोषणा पत्र जारी की गई थी महारानी के द्वारा और बोला था जाइए 15 साल तक आप व्यापार कीजिए। यानी इस 15 साल के दौरान कोई भी अन्य जो है ब्रिटिश नागरिक, कोई भी अन्य ब्रिटिश नागरिक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा। ये विशेषाधिकार था। ये कितने दिनों के लिए दिया गया था? 15 सालों के लिए दिया गया था। अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो ये अपना व्यापार शुरू करती है और व्यापार के दौरान ही जान रहे होंगे कि इसको 1717 में फर्रुखशियर के द्वारा एक विशेषाधिकार दिया गया था, दस्तक दिया गया था कि आप जो है मुफ्त व्यापार कीजिए। हम लोग इसकी पृष्ठभूमि पर उतनी नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि जब इसको व्यापारिक एक अधिकार मिला था तो अब ये क्या हुआ था, यहाँ के व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक दिलचस्पी लेने लगा था। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दिलचस्पी लेना लाजमी हो जाता है। अब कोई भी उसको छूट चाहिए, तो जब तक राजा महाराजाओं का जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से विकसित नहीं अपना व्यापार कर पाएगा। तब राजनीतिक दिलचस्पी जब लेने लगा था तो यहाँ के जो क्षेत्रीय शक्ति था उसको क्या करता था, टोन कसता था कि भाई तुम लड़ो ना, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। इसी दरमियान आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले एक होता था 1757 का, कौन सा युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। आप पढ़े होंगे 1757 प्लासी का युद्ध। कौन से लड़े थे? रॉबर्ट क्लाइव और उधर से कौन थे, जान रहे होंगे कौन था, आपका सिराजुद्दौला था। इस दोनों के बीच में लड़ाई होती है और सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, जो है युद्ध के मैदान में ही मारे जाते हैं। और उसमें देखते होंगे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विजयी होती है। उसके बाद पश्चात आप देखेंगे एक बहुत जो निर्णायक युद्ध होता है वो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है आप पढ़े होंगे इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में क्या था कि जो बंगाल के औपदस्थ नवाब हैं, ठीक है, उसको ये पराजित कर देते हैं। जो मोहम्मद मीर कासिम है इसको ये पराजित कर देते हैं। और इस पराजित के पश्चात क्या होता है कि मोहम्मद मीर कासिम तो औपदस्थ नवाब है, बाकी बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब के साथ साथ मुगल सम्राट भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तब यहाँ इस 1764 के युद्ध के पश्चात बंगाल में अब एक व्यापारिक कंपनी से एक क्या कही गई, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई। अब जो है चूंकि आप देख रहे होंगे कि किसी क्षेत्र के राजा को, किसी क्षेत्र के बादशाह को पराजित कर लेना ये अपने आप में बड़ी बात थी उस समय। अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ये राजा को पराजित करने वाली शक्ति हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है, जब शक्ति होगी तो इसके पास पावर आ जाएगा। अब ये 1764 में एक संधि करते हैं, 1764 नहीं 1765 में एक संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ये दीवानी ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या समझे, हम आपको यहाँ इस कहानी तक लेके क्यों आए। अब देखिए एक शक्ति के रूप में जब उभर करके सामने आ गई तो अब मान के चलिए अब कंपनी तो स्टेबल हो गई। अब इसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना कि एक मान के चलिए वहाँ की शासन कैसे चलेगी, ठीक है। तो शासन संचालन करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निरंतर अग्रसर रहे हैं। अब यहाँ से जो है निजी व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो जम करके लूट वगैरह करना आरंभ कर दिए थे। अब यहाँ से क्या होता है, एक यहीं से संविधान का जो विकास की प्रक्रिया शुरुआत होगी। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, बस आपको पहला क्लास में पैसेंस रखना है। आपको लगेगा कि यह क्या चल रहा है, ठीक है, पहला क्लास में आपको पैसेंस रखना है। यदि आप पैसेंस रख लिए हैं तो आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ जाएंगे कि आखिर अंग्रेज को क्या जरूरत पड़ गया था कि भारत में जो इस तरीके का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया। थोड़ा सा आप पैसेंस रखिएगा। तो हम लोग आए थे 1764 में, क्या किया था ये, बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था। और पदस्थ नवाब को, नवाब नहीं कहिएगा, और पदस्थ नवाब को, बाकी मुगल सम्राट जान रहे वो भी सम्मिलित थे। तो 1765 में एक संधि हुई थी और इस संधि के तहत जो है
क्या कर दिया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया था। कौन? तो यही आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से दोहरी शासन व्यवस्था आरंभ होती है। दोहरी शासन व्यवस्था कहने का मतलब है कि अधिकार जिसके पास है उत्तरदायित्व नहीं है, जिसके पास उत्तरदायित्व है उसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दोहरी शासन व्यवस्था थी। ये किसके समय में शुरू हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। और ये जो टर्म रहा था 1765 से लेकर के 1773 का, ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम रहा था। यहाँ जम करके लूट चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार में सम्मिलित हो रहे थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तो संभाल ही रहे थे, वो अपना निजी व्यापार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे। अब देखिए कि यहाँ से थोड़ा सा ट्विक कहानी ये बदलता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे ब्रिटिश संसद में कि भाई ये हमको घाटा लग रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो दिनों दिन माला माल होते जा रहा है। तब लग रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है, ब्रिटिश सरकार को वहां जो लग रहा है लंदन में, आखिर चल क्या रहा है। कंपनी कह रही है कि हमको घाटा लग रहा है और यहाँ के जो अधिकारी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत हैं वो दिनों दिन माला माल होते जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं कि निजी व्यापार में वो काम कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, घूसखोरी ले रहे हैं, नजराना चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अमीर होना तो लाजमी है। तो यहाँ क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, एक नियम लाते, कानून लाते। सबसे पहली बार वो 1773 में आता है। कब आता है? 1773 में। थोड़ा सा हम आपको इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, ये क्या था 1773 में? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार जो है नियम लाया गया था। सबसे पहली बार वो कब लगाया था? 1773 में लगाया गया था। उसके बाद फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी कंपनी को, ठीक है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो कुछ भी कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1793 में एक चार्टर अधिनियम लाया। 1813 में चार्टर अधिनियम लाया। 1833 का चार्टर अधिनियम है। फिर 1858 का चार्टर अधिनियम लाया। फिर 1861 का, फिर 1876 में, 1893 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। ये एक क्या है कि समय एक क्रमबद्ध तरीके से नियम कानून लाते गया। जब लग रहा था कि पिछले कानून में कुछ कमियां रह गई थी तो अगले में हमें क्या सुधार करना है वो चलते गया और धीरे 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 इसका विकास होते गया। 1935 तक की जब स्थिति आती है तो काफ़ी ये व्यवस्थित रूप में, विकसित रूप में आ जाता है। और जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो बहुत कुछ इनसे भी लिया गया है। जो चीज़ें लगा कि नहीं हमारी संसदीय प्रणाली के लिए बेहतर हो सकता है, हमारे देश के लिए बेहतर हो सकता है, कुछ इस जो है प्रावधान जो 1935 के अधिनियम है वहाँ से भी कुछ लिया गया है। तो यही एक लंबी श्रृंखला रही थी जिसे देख करके, जिसे समझ करके आज हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी इसका अंश दिखने के लिए मिला था। तो हम लोग पूरा का पूरा यही आज क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हालांकि छोटी क्लास रहेगी, हम लोग इसको स्लैब में करेंगे। एक दो अगले क्लास में पूरा का पूरा संवैधानिक विकास कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आते हैं हम इस टॉपिक को बस टू द पॉइंट करेंगे। आपका थोड़ा सा जो लेंदी क्लास था बस यहीं तक था। अब हम लोग जो है टू द पॉइंट करेंगे, क्या चीज़ें हैं वो हम आपको टर्मिनोलॉजी को समझाते चलेंगे और इसके बाद हम आपसे एमसीक्यू करवाएंगे। चलिए आते देखते हैं टॉपिक पे क्या है। पहला है आपका, देखें हेडिंग क्या है आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या हम आपसे बता दिए हैं। जैसे ना कि गैस सिलेंडर में आप घर में देखते होंगे कि गैस सिलेंडर मनमानी ना करे तो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, कितना गैस तेज करना है और कितना कम करना, उसको रेगुलेटर लगा के रखे हैं। तो आपके लिए भी रेगुलेटर होता है घर में, मम्मी पापा रेगुलेटर होते हैं कि आप ज़्यादा इधर उधर बहक ना जाइए, तो रेगुलेटर आपके मम्मी पापा ही होते कसने के लिए। ज़्यादा बहकिएगा तो फिर रेगुलेट कर दिया जाएगा, पैसा कम दिया जाएगा, रिचार्ज नहीं करवाने के लिए दिया जाएगा। ये आपका रेगुलेटर है घर का। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कब? 1773 में लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया था यहाँ देखिए, EIC का मतलब समझिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं अनियंत्रित नहीं है, यहाँ विनियमित होना चाहिए, विनियमित।
करने का पहला प्रयास था, यानी कहा जा रहा है कि यह पहला ब्रिटिश संसदीय प्रयास था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित यानी उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था। ब्रिटिश सरकार इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश संसद है, वो इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा अवसर हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, चल मेरे भाई दोस्त, अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम बहुत मनमानी कर रहे हो, अब तुमको हम रेगुलेट करेंगे, तुमको देखो काम कैसे कैसे करना है, अब तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये पहला प्रयास था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। इससे पहले ना क्या कहते हैं कि ना मतलब कुछ भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुम जो भी करो तुम अपने मन से करो, मेरे को से कोई मतलब नहीं है, इससे पहले चल रही थी। लेकिन अब कहा कि ब्रिटिश संसद नहीं दोस्त, अब ऐसे नहीं चलेगा, तुम कह रहे हो कोई घाटा लग रहा है और यहाँ अधिकारी एकदम माला माल हो रहे हैं, तो अब तुमको हम रेगुलेट करेंगे। तो ये पहला प्रयास था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने का, ये पहला प्रयास था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक कार्य कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि अब यहाँ जो भी नियम कानून बन रहे हैं उसको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है, जैसे गवर्नर, एक परिषद की स्थापना की गई थी, परिषद का गठन किया गया था। अब पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम था वाणिज्यिक कार्यों को देखना। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब ये पहले जब हुआ था, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब बंगाल का गवर्नर जो था, गवर्नर का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूरे के पूरे बंगाल को क्या कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था, देखभाल कर रहा था। जैसे होता है ना कि हम लोग क्लास में एक मॉनिटर होता था, यानी उस क्लास को देख रेख करने का जिम्मा किसके पास है, तो मॉनिटर के पास है। सेम वही मॉनिटर बंगाल का गवर्नर था, सेम वही क्लास का मॉनिटर बंगाल का गवर्नर था। यही गवर्नर क्या करता था, आपका पूरे बंगाल की देखभाल करता था। अब ये गवर्नर का प्रमोशन हो गया है ना, क्या हो गया, बंगाल का इस गवर्नर का प्रमोशन हो गया। अब बंगाल का गवर्नर नहीं कहेगा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इस पोस्ट पे सबसे पहली बार जो प्रमोशन जिसका हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके बाद है आपका कि कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब, 1774 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1774 में एक कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस उच्चतम न्यायालय में क्या थे, आपका जो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1774 में उच्चतम न्यायालय की, उसमें 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। कौन थे आपके, एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश में देखिएगा चैम्बर्स था, लिमेस्टर था और ये हाइड था। यदि आपको ना याद रहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 1774 के जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये आपको याद रखना चाहिए। इसके कौन हो जाएंगे, प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे। कौन हो जाएंगे, एलिजा इम्पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अभी हम आपसे चर्चा किए थे कि ये जो है निजी व्यापार, उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब रेगुलेट करने की बात आएगी तो कहेगा कि भैया तुम्हारा बहुत चल गया, तुम रिश्वत बहुत ले रहे थे, अब तुम रुक जाओ, हो गया, काम तमाम हो गया, अब तुम मेरे शिकंजे में हो। तो अब निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सब के सब कानून कब लाए गए थे, सब के सब नियम कब लगाए गए थे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के राजस्व, नागरिक भी वो सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी आवश्यक हो गई थी। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये व्यापारिक वाणिज्यिक कार्य देखता था। अब इसकी जिम्मेदारी हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल में काम है, जो सैन्य का जो कंपनी के राजस्व हैं, नागरिक हैं और वो सैन्य मामला है, आप समझ रहे हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी वर्क कर रही है, ठीक है, नागरिक से संबंधित जो भी काम में हो रही है, क्या नागरिकों के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, उसके लिए कौन सा नियम बनाया जा रहा है, सैन्य मामलों,
ये सब के सब जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक हो गया था। ये बोर्ड किसके माध्यम से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन किया गया था, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये किसको इंफॉर्मेशन देंगे, ब्रिटिश संसद को। ये आवश्यक हो गया था कि यहाँ जो भी राजस्व से संबंधित है, नागरिक से संबंधित है, वो सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद को दिया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और देखिए इसमें इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि अब समझिए एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव डालने की कोशिश की गई थी। तो 1774 के जो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, मुख्य रूप से इसमें इतना ही मुख्य बिंदु है। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आप यकीन कीजिए कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस चैप्टर से। यदि आप अपने जो रेफरेंस के तौर पे बुक पढ़िएगा लुसेंट, आपका टोटल का टोटल इससे कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम आपका MCQ करवाएंगे। देख लीजिए अगला नेक्स्ट टॉपिक में क्या है आपका। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 बहुत ज़्यादा नहीं रहा था, ठीक है। इसमें है कि उसमें जो पहला ये किया गया था कि कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अब जब देखिएगा कि 1773 में हम लोग क्या पढ़े हैं, 1773 में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब जो है उस समय मद्रास और बम्बई के लिए भी कुछ दिया गया था कि आप उसका जो है निरीक्षण कर सकते हैं, अधीक्षण कर सकते हैं। 1781 में जब एक नियम लाया गया था, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसको नाम दिया गया था। फिर से एक नियम का पुलिंदा लाया, उसको क्या बोला गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में आया। इसमें क्या है कि कोलकाता की सरकार, ध्यान रखिएगा, ये कोलकाता की सरकार वही है जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी। अब वही कहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अब ये है जो कोलकाता की सरकार, जो परिषद है, गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसको दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी आप नियम बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1781 के बाद इसमें लगा कि कुछ तो कमियां रह गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तब फिर से ब्रिटिश संसद के द्वारा एक और लाया गया था, क्या लाया गया था आपका, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसमें क्या है देखिए कि BOD व्यापारिक कार्य और BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। अब बोला गया था कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम है वो व्यापारिक कार्य देखना है, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी मिस्टेक किए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम है, BOD का मतलब ध्यान रखिएगा क्या रखना आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और BOC का मतलब क्या आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोनों के कार्य को अब विभाजित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, तो व्यापारिक काम देखना, वाणिज्यिक कार्यों को देखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ व्यापार कर रही है, इसका क्या जो है दायरा है, इन सब व्यापारिक उद्देश्यों को देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम हो गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है प्रशासनिक कार्य वगैरह का जो देखना है, राजनीतिक कार्य को जो देखना है, वो कौन करेंगे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे। अब यही जब पढ़िएगा हम लोग, जब 1858 का जो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, तो ये दोनों को समाप्त कर दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें फिर से एक नियम लाया गया था कुछ सुधार करके। इसमें क्या है कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी पहले कितना दिन के लिए दिया गया था, 15 साल के लिए दिया गया था। कब, तो 31 दिसंबर 1600 को आप देखे होंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसके अधिकार जो है व्यापार करने का जो अवधि है, इसको बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ से एक अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक बस समझने के उद्देश्य से है, ना कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब है कि अब एकदम एंजॉय करो, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम मस्त एंजॉय करो, कोई दूसरा तुमको डिस्टर्ब करने के लिए इधर से नहीं जाने वाला, कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं जाने वाला, तुम जम करके एंजॉय करो 20 साल और, चलो हम तुमको दिए आज़ादी, ठीक है। अब जो है यहाँ देखिए कि क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब जो था व्यापारिक एकाधिकार जो मिला था कि पूर्वी देशों के साथ जो ब्रिटिश
नागरिक ही कोई ब्रिटिश नागरिक व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा। अब यहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक जो है यहाँ होना चाहिए, लाइन फर्स्ट में ये होना चाहिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। बाकी का क्या है आपका, पूर्वी देशों के साथ चाय व व्यापार को छोड़कर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सुविधा दी गई थी कि आप जो है पूर्वी देशों के साथ जो है पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार आपका बना रहेगा, लेकिन जो अन्य विशेषाधिकार है, जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार है, वो आपका समाप्त कर दिया जाता है। किसका किसका सिर्फ बचा रहेगा, तो चीन वो चाय के साथ व्यापार। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे, तो ध्यान रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जब शब्द ये रहेगा कि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किए गए थे, तब आप ध्यान रखिएगा 1833। तो अब बता दीजिए दोनों में अंतर क्या है। तो जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो हम आपसे भी चर्चा किए हैं कि क्या कि व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार वो बना रहेगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अभी भी इन दो चीज़ों का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य नहीं कर सकता है। लेकिन 1833 में क्या हुआ था, ये भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। यानी पूर्णतः जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 में। तो हम लोग को ध्यान रखना है पूर्णतः 1833 में, और नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल करें कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 में। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। अब जो है ईसाई धर्म प्रचारक, इससे पहले वो भारत में आकर के धर्म प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि अब ईसाई पादरी जो है भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त क्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब जो है राजनीतिक दिलचस्पी के साथ साथ धार्मिक दिलचस्पी भी यहाँ लेने लगे थे। भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार जो है ब्रिटिश भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था यहाँ। ठीक है, कंपनी की आय से भारतीय शिक्षा पे 1 लाख वार्षिक खर्च की व्यवस्था की गई थी। इसकी अंतरात्मा तब जगी थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख जो है वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया था, यानी भारतीयों के शिक्षा पे। तो ये था आपके 1813 का जो है, ये 1813 के चार्टर अधिनियम की जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे ये रही है, तो ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो मुख्य टॉपिक है वो हम आपसे करवाते चले जा रहे हैं। इसके बाद हम आपका एमसीक्यू करवाएंगे। आप यकीन कीजिए कि जो भी हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं पूरा का पूरा सिलेक्टिव करवा रहे हैं। इसके पश्चात आपसे देखिएगा एग्जाम में संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर उलट के देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू, ठीक है ना। बाकी हम आपका पूरा ये एक जो सीरीज लेके आज शुरुआत किए हैं, अंतिम हम आपको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, ऐसे ही आप बने रहिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यही था आपका वही 1813 का कि ईस्ट इंडिया, ये 1833 का, ये हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, ये पढ़ ही लिए हैं। भारतीय प्रदेशों का प्रशासन और ब्रिटिश सम्राट के नाम से अब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम थे, ठीक है, प्रदेशों का जो प्रशासन चल रहा था वो अब किसके नाम से जाने जाएंगे, ब्रिटिश सम्राट के नाम से जाने जाएंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। क्या हुआ कि इससे पहले आप क्या पढ़े हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वही आपको कहानी याद है कि मॉनिटर वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या था, 1773 में बंगाल का गवर्नर क्या हो गया था, गवर्नर जनरल हो गया था, ठीक है। इसको ध्यान है आपको, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। अब जब फिर 1833 की बात आई है, तो अब 1833 में क्या हुआ कि अब बंगाल का नहीं रहा, आप लाइन पहला पढ़ें क्या, भारतीय प्रदेशों का प्रशासन
और जो है अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से। तो अब बंगाल का ये गवर्नर नहीं रहा, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसका क्या है, एक मैसेज दे रहा था ये विश्व के अन्य देशों को। इससे पहले नॉर्मली आप सोचिए कि यदि हम आपको कहें कि मैं महेंद्रू से क्लास ले रहा हूँ, तो आपको लगेगा अच्छा महेंद्रू कोई छोटा सा मोहल्ला होगा, ठीक है। यानी हम कहें कि महेंद्रू का हम नेता हैं, ठीक है, तो कहेगा कि अच्छा नेता है तो ठीक है, महेंद्रू के होंगे ना, एक छोटा सा एरिया का है। लेकिन जब हम आपको कहें कि हम पूरे पटना का नेता है, एक लगता है कि अरे वाह पूरे पटना का नेता है, तो बगल वाला मोतिहारी वाला जो लोग होंगे, बेगूसराय के लोग होंगे, लगेगा अरे वाह पूरे पटना का नेता, यानी दमखम वाला कोई व्यक्ति है। तो ये क्या है कि एक मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा था कि अब यहाँ जो है हम सिर्फ विश्व की शक्तियों को वो मैसेज दे रहा था कि हम सिर्फ बंगाल, जो भारत में जो अखिल भारतीय साम्राज्य है वहाँ का एक छोटा सा प्रांत बंगाल का, हम सिर्फ बंगाल के शासक नहीं है, बंगाल पे मेरा प्रभुत्व नहीं है। क्या है मेरा प्रभुत्व, मेरा पूरे भारत पे हो गया है, ठीक है। तो अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और ये जो है भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल के रूप में आने वाले लोग थे वो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, विलियम बेंटिक थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, यानी प्रमोशन हो गया था बंगाल के गवर्नर जनरल से, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें जो है बंगाल का भारत के गवर्नर जनरल का प्रमोशन हो गया था। अब वो क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, जिसको हम लोग जो है कह सकते हैं व्यवहारिक भाषा में सीधे शॉर्ट में बोलते हैं भारत का वाइसराय। यानी भारत का गवर्नर जनरल का प्रमोशन किस रूप में होता है, भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, यानी अब वही है भारत का वाइसराय कहा जाने लगा था। तो आपका है यही था कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद एक कंपनी के किसी पद से धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ये 1833 में एक नियम जो आया था, जो एक अधिनियम आया, उसमें ब्रिटिश शासन ये व्यवस्था किया था कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में यदि किसी को जॉब लग रही है, किसी की नौकरी लग रही है, तो उसके किसी भी पद के लिए धर्म, यानी हिंदू, मुस्लिम, जो है सिख, ईसाई, इस धर्म के आधार पे, या जैसे हम लोग कलवा थे वो तो गोरे लोग थे, तो रंग के आधार पे, यानी कलवा गोरे के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जन्म स्थान पे आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सब बराबर अपरंग, मांझी द माउंटेन मैन में यही डायलॉग लगता है, सब बराबर। तो यह है कि कंपनी का अब ये व्यवस्था किया गया था कि कंपनी के किसी पद के लिए धर्म, रंग, वो जन्म स्थान के आधार पे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आज के सेशन में जो है आपका यही है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा लुसेंट या कोई भी बुक, ठीक है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेधड़क जो है, आप बगैर कुछ सोचे समझे आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और हम आपको पूरी स्ट्रेटजी के तहत आपका तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करवाएंगे, अब जो हम आपको कल जो टॉपिक करवाएंगे, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक बन गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बीएसएससी का एग्जाम हो, +2 लेवल का हो, या फिर सीजीएल लेवल का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यानी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको एमसीक्यू के तौर पे आपसे ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप जुड़िए हमसे, ठीक है। इसका फायदा लीजिए। थोड़ा सा हम आपको 1-2 मिनट और रोकेंगे, हम आपको एक छोटा सा एक रिविजन के तौर पे करवा देते जो काफी इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रहा था आपका, देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। गवर्नर के तौर पे देख लीजिए, क्या अभी हम लोग पढ़े हैं गवर्नर के संदर्भ में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बाकी बंगाल का गवर्नर कैसे कैसे इसका प्रमोशन हुआ था, तो क्या है कि सबसे पहले जब बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरी, तो एक प्रतिनिधि को वहां बनाया, जैसे हम आपसे चर्चा किए थे कि मॉनिटर के तौर पे क्लास का एक मॉनिटर बना दिया जाता है कि तुम इसकी देखभाल करोगे। उसी तरीके से
बंगाल का एक गवर्नर बनाया गया था। किसको बनाया गया था सबसे पहली बार? तो रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, रॉबर्ट क्लाइव काफी प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन इससे पहले सबसे पहला जो व्यक्ति था बंगाल का गवर्नर, सबसे पहला जो व्यक्ति था वो विलियम हेजेस था। कौन था? विलियम हेजेस। नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हेजेज। विलियम हेजेज ये पहला व्यक्ति था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है ना। इसके बाद एक लंबी श्रृंखला चलते आ रही। 1764 का जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव महोदय आते हैं, चूंकि इस समय काफी पॉपुलर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गए थे। अब आते हैं 1773 में। 1773 में क्या हुआ कि अब यही बंगाल का गवर्नर क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है। क्या हो जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इसमें कौन बना था सबसे पहले? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बना था। इसके बाद 1773 तो हो गया, और 1833 अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो जाता है? भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। क्या हो जाता है? भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। भारत का गवर्नर जनरल, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। उसके बाद आप पढ़िएगा कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, यही भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, तो लोग इसको शॉर्ट में क्या कहता है? भारत का वाइसराय कहता है। ठीक है, भारत का वाइसराय कहता है, वाइसराय। तो ये सबसे पहले कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग महोदय बने थे। भारत के प्रथम वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें आज समझ में आई होगी। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा मेहनत जो है, मेरा मेहनत आपके लिए कुछ काम आ रहा है, तो आप बस थोड़ा सा प्यार लुटा दीजिएगा। ठीक है, कि बस लाइक कर देना है, कमेंट करना जरूर, ये मिस मत कीजिएगा कि यदि आपको लग रहा होगा किसी सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। और फ्री में है आपको जो है, हम आप टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा, उसमें हम जो है लिंक शेयर कर देंगे, आप उससे जुड़ जाइएगा और दोस्तों में जरूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।